अंडर द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टॉपिक आज का है टाइप एंड टेक्निक ऑफ is the first technique historical costing. Historical costing. Second, standard. Third, marginal costing. And fourth, direct costing. And fifth, absorption. Absorption costing. And next, uniform. Uniform costing. And next, लास्ट इतनी कॉस्टिंग है। ये टाइप एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहली है हिस्टोरिकल। तो व्हाट डू बाय हिस्टोरिकल? इसमें एक स्टेटमेंट लिखिए, अंडर दिस कॉस्टिंग या अंडर दिस टेक्निक, अंडर दिस टेक्निक all the expenses, under this technique, all the expenses incurred on the production, are first incurred and then the costs are ascertained. First incurred and then costs are ascertained. Cost means estimation of the expenses या estimation of the expenditure. ये तो कॉस्ट का मतलब होता है। तो नाउ दिस कॉन्सेप्ट ascertain the cost. तो दिस प्रोसेस वी आर कॉल्ड हिस्टोरिकल टेक्निक। दैट मीन्स क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉर्टम एक वर्ड है, इसका वो जरा मीनिंग देखो क्या है, जरा डिक्शनरी में डाल के। पोस्ट मॉर्टम, MORTM, पोस्ट मॉर्टम। हिस्टोरिकल कास्ट को पोस्ट मॉर्टम भी बोलते हैं। पोस्ट मॉर्टम, POST, पोस्ट, डेस, MORTM, पोस्ट मॉर्टम मीन्स क्या है? अगर आपने वो चीज होने के बाद उसका मतलब उसके ऊपर रिसर्च करना है, एग्जामिनेशन करना, तो आप सब मोबाइल यूज करते हो। एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड। तो पोस्टपेड का मतलब क्या होगा? पोस्टपेड मतलब आपसे पैसा कब लिया गया? यूज करने के बाद।
यूज करने के बाद। और प्री में क्या होता है? बिफोर यूज। बिल्कुल द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट के लिए बताया जा रहा है कि पहले तो एक्सपेंसेस हो गए और बाद में फाइनली उसको असर्टेन किया गया कि हाउ मच क्वांटिटी यूज्ड इन एनी प्रोडक्ट, एनी यूनिट, then you have decide the selling price. First of all, expend the money on this product due to manufacturing. Okay? Any doubt? No, sir. This technique we are called historical technique. And second, standard. You know standard? In a general meaning of standard, anybody explain? Standard. कोई एक लेवल Very good. Under the standard, define the label. एक लेवल डिफाइन करना, ठीक? भाई अगर एक लेबर को किसी काम में लगा दिया जाए और विदाउट स्टैंडर्ड तो दिन भर काम करता रहेगा, हाँ? तो हाउ कैन इट पॉसिबल टू या हाउ कैन इट पे द अमाउंट, है ना, व्हाट एवर बेस, उसको कुछ काम दिया जाएगा है ना? जो उस पे तो एक स्टैंडर्ड, जैसे पहले हम बात करते हैं टाइम स्टैंडर्ड, है ना, एक टाइम स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया गया 8 आवर्स या 12 आवर्स, है ना, ये दिन में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स, 8 घंटे आप किसी भी एक व्यक्ति से काम ले सकते हैं, जिसमें 1 घंटे का बीच में लंच हो जाएगा, ठीक? तो ये स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं हुआ, है ना? आपका स्टैंडर्ड क्या है? टाइम टेबल, कि किस टीचर को किस वक्त से किस वक्त तक पढ़ाना है, कब तक आपका लंच होना है या नहीं होना है, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, उस स्टैंडर्ड को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं टाइम टेबल के फॉर्म में, ठीक है? तो नाउ दिस टॉपिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अंडर दिस कंसेप्ट स्टैंडर्ड मीन्स डिसाइड द लेवल, ठीक? इन द सेम नेचर वेजेस का एक डिसाइड हो गया है कि 8 घंटे में हम 2 रुपीज पर आवर या 4 रुपीज पर आवर हम एक अमाउंट। अंडर द इंसेंटिव प्लान डिस्कस द हालसे प्लान, रोवन प्लान, FW टेलर प्लान, मैरिक प्लान, बॉन्डेक्स प्लान, है ना, इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान यूज्ड। Through this incentive plan, encourage the labor working efficiency, increasing the working efficiency, वर्कर की इफिशियंसी को बढ़ाना, है ना, कि अगर आप 8 घंटे के अलावा अगर 1 घंटा और काम करेंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे, हम आपको बोनस देंगे, ठीक, हम आपको कमीशन देंगे, है ना, जैसे हम आपको 50,000 पर मंथ सैलरी देंगे, लेकिन अगर आपने इतनी यूनिट से इतनी यूनिट ज़्यादा अगर सेल कर दी है ना, या मैन्युफैक्चरिंग कर दी है, तो हम आपको कमीशन भी देंगे, इंसेंटिव, है ना। जैसे कंपनी वाले क्या करते हैं, सैलरी आपकी 10,000 है लेकिन इंसेंटिव आपको 5,000 दे देते हैं, आपको मोबाइल का देंगे, पेट्रोल का देंगे, टीए डीए सब देंगे आप, है ना। तो सब कुछ ऐड करके सैलरी आपकी हो जाती है कितनी, 15,000, कैश 10 और 5 इंसेंटिव, ओके, आई होप यू नो वेरी वेल, है ना। तो अंडर अभी की स्टेटमेंट लिखिए, अंडर द स्टैंडर्ड टेक्निक, अंडर दिस टेक्निक they are compared, under this technique they are compared with actual performance,
ठीक है। अंडर दिस टेक्निक क्या होगा? कंपेयर, कंपेयर इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस और बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच में, है ना, ठीक है ना। जैसे उसने कहा उसने 8 घंटे में 8 आवर्स में उसने बनाए 600 यूनिट, ये एक्चुअल हो गया, नहीं ये स्टैंडर्ड हो गया, ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया आउटपुट, और स्टैंडर्ड ये टाइम हो गया, ये स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। अब इस पर अगर हम 2 रुपीज पर यूनिट अगर पे कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड वेजेस हो गई, यू नो वेरी वेल, है ना। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड वेजेस हो गई। अब अगर ये सपोज है 6 आवर्स, 6 आवर्स में अगर ये जो है यही 600 यूनिट अगर वो बना दे तो हम क्या करेंगे, है ना, समझ रहे हैं? या 800 बना दे, मान लीजिए 800 बना दे, तो जो 600 स्टैंडर्ड था उसको तब तक तो 2 रुपए के साथ दे देंगे। जो रिमेनिंग एक्सेस है, जिसको इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं वेरियांस, VARIANC। इन दोनों के बीच में डिफरेंस वेरियांस कितना? 200 यूनिट का वेरियांस। स्टैंडर्ड में 600 और एक्चुअल उसने आउटपुट दे दिया कितना में? 800, 200 का वेरियांस है। तो नेचुरली ये 200 का वेरियांस है। इन दैट सिचुएशन यू विल पे एक्सेस अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट, such as bonus, या such as commission is a different form of paying concept. Okay, any doubt? I hope समझ में आया। ये स्टैंडर्ड टेक्निक वो टेक्निक है जो दे आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को हम कंपेयर करते हैं। जनरली हम मान के चल रहे हैं कि एक लेबर 8 आवर्स में 600 यूनिट बनाएगा, लेकिन जब हमने देखा कि वो, जब उसको बोला हमने इंसेंटिव प्लान आपको देंगे, ठीक, तो उसने क्या किया, उसी सेम यूनिट को या मोर देन यूनिट को उसने 6 आवर्स में प्रिपेयर कर दिया। समझ रहे हैं? You know very well. Next, मार्जिनल। देखिए मार्जिनल जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक स्टैंडर्ड से ही बिलोंग करता है। जैसे कि पहले इसमें लिखिए एक स्टेटमेंट तो समझ में आएगा। लिखिए अंडर दिस टेक्निक marginal cost affect the marginal cost affect the profit या affect on profit करिए, affect on profit of changes in volume, volume that means quantity, है ना, by differentiating
differentiating between fixed cost and variable cost, है ना? Differentiating between fixed cost और variable cost. अब आप देखिएगा, अब यहाँ पर ये चीज डिफाइन करनी है आपको अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग कि अगर मान लीजिए आप 800 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो 800 यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी, ठीक। अगर आप यहाँ पर 801 यूनिट प्रोड्यूस कर दें तो कौन सी कॉस्ट फ्लक्चुएट होगी? वेरिएबल। एक यूनिट के बढ़ने घटने से आपकी कौन सी कॉस्ट? जैसे मान लीजिए एक रूम है, ठीक, एक रूम में आप 800 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 800 आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी जो लाइटिंग का जो चार्ज है वो फिक्स रहेगा ना। मेरी बात समझना हो ध्यान से, ठीक है ना। काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, उसमें चाहे आप 1000 यूनिट बनाइए, चाहे 2000 बनाइए, चाहे 3000 बनाइए, चाहे 4000 बनाइए, आपको इसका जो रेंट है वो वही देना है। रेंट क्या फिक्स है कि नहीं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो लिखा आपने, द अफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिखो क्वांटिटी, ताकि तुरंत आइडिया लग जाए। तो क्वांटिटी के घटने बढ़ने से आपके प्रॉफिट में क्या पड़ जाएगा? प्रभाव, अफेक्ट। आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाए, डिक्रीज कर जाए, समझ रहे आप? इसलिए अफेक्ट वर्ड यूज किया गया। डायरेक्टली आपको ये नहीं बताएगा कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। अफेक्ट में दोनों चीजें पॉसिबल है। एक यूनिट के बढ़ जाने से प्रॉफिट आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन उसका जो फैक्टर है घटने बढ़ने का वो कौन सा है? ये आपकी एक ऐसी कॉस्ट है कि अगर आपका यूनिट इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज कर जाएगा, अगर ये आपका यूनिट डिक्रीज करेगा तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? यानी सीधा सेम डायरेक्शन, कॉस्ट रिलेशनशिप, यू नो वेरी वेल। एनी डाउट है ना? तो वो जो एक यूनिट आपका जो बढ़ रहा है, उस एक यूनिट के बढ़ने ड्यू टू इंक्रीजिंग वन यूनिट अफेक्टिंग ऑन प्रॉफिट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। समझ रहे ना? क्लियर? नेक्स्ट, डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग लिखिए चार्जिंग, स्टेटमेंट लिखिए चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशन, कॉमा प्रोसेस, चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशन, कॉमा प्रोसेस और प्रोडक्ट, comma leaving all the indirect, leaving leaving all the indirect cost to be written off यहाँ पर O डबल F होगा, रिटर्न ऑफ। वो डेप्रिसिएशन में पढ़ा था ना, रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट, in the period in which they arise,
अब पहले इसको पढ़ो और समझो हम क्या कहना चाहते हैं, क्या समझ में आ रहा है। डायरेक्ट कास्ट का क्या मतलब हुआ, फिर एक सिंपल स्टेटमेंट भी लिखा देंगे जो जल्दी समझ में आ जाएगा। Now this statement we can say that direct cost means any cost such as direct material, direct labor, direct overhead। है ना? आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ cost. Under the element of cost, basically three: material, labor, overhead. Is a three element, or every element two part: direct or indirect. Under this method, leaving the indirect. Under this method, leaving the indirect. Only count the direct. जैसे ये चौक है, इसमें जो चूना यूज हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल जो यूज हुआ है, उसकी कॉस्ट को डिवाइड। इसको बनाते समय चूने के अलावा और भी जो सपोर्टिंग मटेरियल है, वो इनडायरेक्ट का है। लेकिन बेसिक जो मेन है, जो डायरेक्ट के फॉर्म में, वो क्या है? चूना। यू नो डायरेक्ट कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग कॉस्ट सच एज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड, नॉट इंक्लूडिंग द इनडायरेक्ट पार्ट, दैट मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, absorption cost। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब हुआ बोथ, मतलब हम वहां पर दोनों को स्टडी करेंगे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो जहां पर दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ओके, सर ये एफबी में क्या दोनों, मतलब फिक्स भी और वेरिएबल भी, है ना। जैसे एक यूनिट आपने प्रोड्यूस किया, तो एक यूनिट में फिक्स का क्या खर्चा है और वेरिएबल का क्या है, दोनों को जब हम कंप्यूट करेंगे तो वो कहलाएगी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन टेक्निक। अंडर दिस टेक्निक कंप्यूट द फिक्स एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट, लास्ट, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सच एज यूनिट कॉस्टिंग। सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, मतलब जो ओवरऑल एक तरीके से कह सकते हैं कॉमन अप्रोच। सर हमारे